सोचिए, एक ऐसा मुल्क जिसके पास एक बॉम्ब बनाने का सपना था, एक ऐसी फौज जो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतनी गहरी सीक्रेसी में छुपा रही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अंधेरे में थी। और फिर एक ऐसा एजेंट जिसने पाकिस्तान के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर फैसिलिटी का राज एक नाई की दुकान के फ्लोर पर बिखरी बालों से ढूंढ निकाला। यह कोई बॉलीवुड की कहानी नहीं है, यह है ऑपरेशन काहूता, इंडिया की रॉ का वो मिशन जो इतना परफेक्ट था कि अगर एक इंसान की एक फोन कॉल बीच में ना आती तो आज सब कॉन्टिनेंट का मैप बिल्कुल अलग होता। साल 1965 मार्च का महीना था। पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो एक इंटरव्यू दे रहे थे और द मैनचेस्टर गार्डियन के साथ हुए इस इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था, अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो हम घास खाएंगे, पत्थर खाएंगे, लेकिन हम भी अपना परमाणु बम जरूर बनाएंगे। लेकिन यह सिर्फ एक पल का जज्बात नहीं था। इस विचार को भुट्टो ने आगे चलकर अपनी किताब द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में और भी गहराई से पेश किया। 1969 में प्रकाशित हुई इस किताब में उन्होंने विस्तार से बताया कि एक परमाणु सशस्त्र पड़ोसी के सामने पाकिस्तान की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए परमाणु निवारक शक्ति कितनी जरूरी है। ये सिर्फ एक नेता का गुस्सा नहीं था, ये एक कौम का संकल्प था, एक ऐसी कौम जो अपने पड़ोसी से हार नहीं मानती। और उस सपने का बीज उसी इंटरव्यू में बो दिया गया था। 18 मई 1974 सुबह के वक्त राजस्थान के पोखरन डेजर्ट में जमीन कांप उठी। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मुस्कुरा रही थी और पूरी दुनिया हैरान था। लेकिन इस मुस्कुराहट ने एक दूसरे मुल्क में आग लगा दी। पाकिस्तान में खलबली मच गई। इंडिया ने इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया था, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह एक तरह का न्यूक्लियर ब्लैकमेल था। भुट्टो, जो तब तक पाकिस्तान के पीएम बन चुके थे, सीधा इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट में गए और उन्होंने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को एक एक करके बुलाया। मिशन सिर्फ एक था, अपना बॉम्ब बनाओ, जल्दी, किसी भी कीमत पर। और तब दाखिल होती है एक ऐसी शख्स की कहानी जिसे आज दुनिया न्यूक्लियर स्पाई कहती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, पाकिस्तान का एक साइंटिस्ट जो 1975 में नेदरलैंड्स की एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर कंपनी यूरेनको में काम करता था। यहां यूरेनियम एनरिचमेंट का पूरा ब्लूप्रिंट था, सेंट्रीफ्यूज डिजाइन्स थे और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का पूरा फॉर्मूला। AQ खान ने यह सब चुरा लिया, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज की, कॉन्टैक्ट्स बनाए और सब कुछ पाकिस्तान ले आया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब AQ खान पाकिस्तान वापस पहुंचे, भुट्टो ने एक और ऐसा कदम उठाया जो दुनिया से पूरी तरह छुपाया गया। 1976 में पाकिस्तान ने अपने पूरे न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम को एक गुप्त सांकेतिक नाम दिया, प्रोजेक्ट 706। यह पाकिस्तान का अपना मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, वही मैनहट्टन प्रोजेक्ट जिस तरह अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। उसी तरह की सीक्रेसी, उसी तरह की अर्जेंसी और उसी तरह का एक ही लक्ष्य, बम बनाना किसी भी कीमत पर। और इस प्रोजेक्ट 706 का पूरा केंद्र था इस्लामाबाद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में। उस कस्बे का नाम था काहूता। यह जगह इतनी छोटी थी कि वर्ल्ड मैप पर भी नहीं मिलती थी, लेकिन यहां उस वक्त पाकिस्तान का सबसे खतरनाक राज यहीं पाला जा रहा था। 21 सितंबर 1968 इंडिया ने अपनी पहली डेडिकेटेड फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई। नाम रखा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ।
और इसके पहले चीफ थे रामेश्वर नाथ काउ, नेहरू के पसंदीदा ऑफिसर लेकिन इंदिरा गांधी का सबसे खतरनाक हथियार। जब रॉ बनी तो इंदिरा गांधी ने इसकी कमान सीधा रामेश्वर नाथ काउ के हाथों में दी, एक कश्मीरी ब्राह्मण, एक ऐसी शख्सियत जो स्पाई वर्ल्ड में सिर्फ काउ के नाम से जाने जाते थे। काउ के बारे में ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट ने लिखा था, एक बंदा जो दुनिया के सबसे डेंजरस खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी था। काउ ने रॉ को सिर्फ 9 सालों में एक वर्ल्ड क्लास इंटेलिजेंस फोर्स में बदल दिया। 1971 की बांग्लादेश ऑपरेशन में रॉ का रोल सीआईए भी मानती है, लेकिन इस बार चैलेंज बहुत बड़ा था। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ढूंढना था और कहूता उनकी आंखों से दूर था। साल 1977। इंडिया में तख्त बदल चुका था। इंदिरा गांधी हार गईं और मोरारजी देसाई नए प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन नए पीएम को रॉ पर भरोसा नहीं था। उन्होंने एजेंसी का बजट 30-40% कम कर दिया था और ऑपरेशंस पर रोक लगाने लगे। रॉ अब दबी हुई थी, लेकिन रुकी नहीं थी। इतनी बंदिशों के बावजूद रॉ के जासूस एक ऐसे मिशन पर निकल चुके थे जो भारत की तकदीर बदलने वाला था। उधर पाकिस्तान में जुलाई 1977 में जनरल जिया उल हक ने कू करके भुट्टो को जेल में डाल दिया। इस अफरा तफरी के बीच अंदर ही अंदर रॉ ने एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन कहूटा। मिशन सिर्फ एक था, कंफर्म करना कि क्या पाकिस्तान वाकई कहूटा में न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। रॉ की एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर डीप कवर में थे, अलग अलग आइडेंटिटीज, अलग अलग जिंदगियां। कोई डीलर था तो कोई छोटा दुकानदार। ये लोग मौत के साए में रहकर सिर्फ एक सबूत ढूंढ रहे थे और उन्होंने सुन ली थी कहूटा की वो फुसफुसाहट, एक नाम, एक जगह जो हवाओं में तैर रहा था। लेकिन प्रूफ चाहिए था, क्योंकि सिर्फ शक पर जंग नहीं जीती जाती। फ्रांस और हॉलैंड की लैब से मिलने वाले सुरागों को जोड़ लिया था और उनकी नजरें अब कहूटा की उन दीवारों पर थीं जहां पाकिस्तान अपना इस्लामिक बॉम्ब तैयार कर रहा था। और फिर हुआ वो जो स्पाई हिस्ट्री का सबसे जीनियस और सबसे सिंपल मूव माना जाता है। कहूटा फैसिलिटी में घुसना इम्पॉसिबल था। पाकिस्तानी आर्मी के साल ट्रेनिंग लिए सोल्जर्स चारों तरफ थे, कैमरास थे, फेंसिंग थी। कोई भी अजनबी 1 मील के अंदर भी पहुंचता तो जिंदा वापस नहीं आता। तो रॉ के एजेंट ने सोचा, अगर हम वहां नहीं जा सकते तो जो वहां से आता है वो तो हमारी तरफ आ सकता है। नाई की दुकान। कहूटा की एक नाई की दुकान थी और उसी दुकान में न्यूक्लियर फैसिलिटी के साइंटिस्ट्स रेगुलर बाल कटवाने आते थे। रॉ के एजेंट ने एक रोज उस नाई की दुकान का रुख किया। कोई संदेह नहीं, कोई सीन नहीं, सिर्फ एक आदमी जो गए बालों को उठाता रहा। वो बाल इंडिया पहुंचे, दिल्ली की लैब्स में। साइंटिस्ट्स ने टेस्ट किया और रिजल्ट देखकर लैब में सन्नाटा छा गया। बालों में बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम की रेडिएशन थी, वेपन्स ग्रेड एनरिचमेंट के क्लियर ट्रेसेस। वो सब जो पाकिस्तान ने दुनिया से छुपाया था, रॉ ने एक नाई की दुकान की फ्लोर से ढूंढ निकाला था। इंडिया ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर सीक्रेट सीआईए से भी पहले पकड़ लिया था। जब रॉ ने अपनी ये रिपोर्ट सीआईए के साथ शेयर की तो उन्हें भी यकीन नहीं आया। सीआईए को लगता था कि पाकिस्तान अभी बरसों पीछे है, लेकिन रॉ के पास उनके झूठ का डीएनए था, उन साइंटिस्ट्स की बाल। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1977 में प्लांट लोकेट हुआ और 1978 के शुरुआत में एक ऐसी खबर आई जिसने दिल्ली के कॉरिडोर्स में हलचल मचा दी। कहूता प्लांट के अंदर एक इनसाइडर, एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट रॉ के साथ कांटेक्ट में आ गया था। वो सिर्फ ब्लूप्रिंट नहीं बल्कि फैसिलिटी का एक सेंसिटिव सेंट्रीफ्यूज पार्ट तक देने को तैयार था। वो सबूत जो पाकिस्तान के झूठ को हमेशा के लिए दफन कर देता। कीमत सिर्फ $10,000। एक न्यूक्लियर प्रोग्राम की तबाही के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी। बदले में पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया के हाथ आ जाता। रॉ चीफ काओ की जगह अब रॉ चीफ एनएफ संटोक थे, एक गुजराती पारसी ऑफिसर। उन्होंने ये फाइल सीधा पीएम मोरारजी देसाई के सामने रखी
उन्होंने समझाया कि यह सदी का सबसे बड़ा मौका है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। लेकिन देसाई जी ने फाइल बंद कर दी। उनका कहना था, हम गांधी के देश से हैं, किसी के घर में झांकना हमारी फितरत नहीं। संटोख जी ने बहुत समझाया, गिड़गिड़ाए कि ये जासूसी नहीं, देश का बचाव है। मगर देसाई जी अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने $10,000 अप्रूव करने से साफ इनकार कर दिया। एक मौका जो दोबारा कभी नहीं आया। देसाई जी का मानना था, पड़ोसी के घर में झांकना गांधीयन फिलॉसफी के खिलाफ है। लेकिन यह स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। दोनों मुल्कों के बीच एक अजीब दोस्ती बन रही थी। जनरल जिया उल हक बड़े शातिर खिलाड़ी थे। वो देसाई जी को फोन करके उनकी यूरिन थेरेपी के बारे में पूछते, उन्हें बड़े भाई जैसा सम्मान देते। और इसी झूठी दोस्ती के जाल में देसाई जी फंस गए। एक तरफ रॉ अपने एजेंट्स को ब्लूप्रिंट के लिए सिग्नल देने वाली थी, और दूसरी तरफ मोरारजी देसाई ने जिया उल हक को फोन मिला दिया। उस रोज मोरारजी देसाई ने जिया को फोन किया और बातों बातों में वो कह दिया जो उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने गर्व से कहा, जनरल, मुझे तुम्हारी कहूता फैसिलिटी की हर खबर है। हमें तो ये तक पता है कि तुम्हारे साइंटिस्ट्स कहां बाल कटवाते हैं। जिया उल हक के होश उड़ गए, लेकिन उन्होंने फोन पर अपनी घबराहट जाहिर नहीं होने दी। फोन रखते ही पाकिस्तान में कयामत टूट पड़ी। जिया ने पूरे मुल्क में रॉ एजेंट्स का डेथ वारंट निकाल दिया। एक एक करके वो सारे एजेंट्स जो सालों से डीप कवर में थे पकड़े गए और मार दिए गए। वो नाई की दुकान बंद हो गई, और वो मूल जो ब्लूप्रिंट देने वाला था वो रातों रात गायब हो गया। एक लापरवाह फोन कॉल ने रॉ के पूरे नेटवर्क को मिट्टी में मिला दिया। इंडिया की आंखें पाकिस्तान के अंदर हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन यहां एक और चैप्टर है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाड भी कहूता से परेशान थी। उन्हें डर था कि पाकिस्तान का इस्लामिक बॉम्ब पूरे मिडिल ईस्ट का बैलेंस बिगाड़ देगा। इजराइल ने इंडिया को एक नहीं 2 बार मदद की ऑफर दी। पहला मौका आया 1977 में। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर मोशे दायान भेष बदलकर सीक्रेटली इंडिया आए। उन्होंने मोरारजी देसाई से मिलकर साफ कहा, हमें बस जामनगर एयरबेस पर तेल भरने की इजाजत दो, हम कहूता को मिटा देंगे। लेकिन देसाई जी ने अपनी गांधीयन फिलॉसफी के नाम पर इसे ठुकरा दिया। साल 1981, अब इंदिरा गांधी वापस पीएम बन चुकी थी। समय की धार बदली और दूसरा मौका फिर से आया। जून 1981 में जब इजराइल ने इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर को एयर स्ट्राइक में तबाह किया, तो उन्होंने फिर वही ऑफर इंडिया को दी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने शुरुआत में ग्रीन सिग्नल दे दिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने कदम पीछे हटा लिए। वजह, उन्हें डर था कि अगर इंडिया ने कहूता पर हमला किया तो पाकिस्तान पलटवार करके मुंबई के ट्रॉम्बे रिएक्टर को उड़ा देगा। साथ ही CIA को इस सीक्रेट प्लान की भनक लग चुकी थी और उन्होंने इंडिया को कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी भी दी थी। इसी तरह से कहूता फिर से मिट्टी में मिलने से बच गया। पाकिस्तान का बॉम्ब बना। 1998 में उन्होंने टेस्ट किया, दुनिया ने देखा, और उस रात इंडिया का एक भी जासूसी एजेंट पाकिस्तान की न्यूक्लियर ग्रिड के अंदर नहीं था। यहां एक ऐसी आयरनी है जो पूरा हिस्ट्री ही लिख सकती है। मोरारजी देसाई, वो पीएम जिन्होंने अपने उसूलों के नाम पर इंडिया का सबसे बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन रोक दिया, उन्हें 1990 में पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया, निशान-ए-पाकिस्तान। दुनिया में शायद ही ऐसी कोई मिसाल होगी जहां एक मुल्क ने अपने सबसे बड़े दुश्मन के नेता को सम्मानित किया हो। और रॉ, RN काउ ने खामोशी से रिजाइन कर दिया। उनके बाद आने वाले एजेंट्स जो कहूता के अंधेरे में गए थे, उनका कोई नाम नहीं है, कोई मेमोरियल नहीं। वो सिर्फ एक ऐसी खबर बन गए जो कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई। आज भी अगर आप कहूता की उस पुरानी बार्बर शॉप के पास से गुजरें तो शायद कुछ बाल अभी भी हवा में हो और कुछ राज अभी भी मिट्टी में दबे हों। ऑपरेशन कहूता, वो मिशन जो इंडिया ने जीत कर भी हार दिया, एक नाई की दुकान में और एक फोन कॉल में।